स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF, दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान। अरे बाप रे, कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing. नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के आपकी जेब पर असर पड़ने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हर रोज की तरह जैसे ही 7 बजते हैं हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज की खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको ये बताना काफ़ी ज़रूरी है कि आज वो कौन सी खबरें हैं जो इस कार्यक्रम में जगह बना पाने में कामयाब हो पाई हैं। तो एक एक करके नजर डालते हैं ऑन द शो पर। शुरुआत में डिजिटल फ्रॉड के मुआवजे को लेकर के रिजर्व बैंक के नए नियमों को जो का विश्लेषण होगा। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि नए नियमों में आखिर में कहा क्या गया है और इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद लिस्टेड PSUs में OFS के जरिए बढ़ी बिकवाली को लेकर के बातचीत होगी। इस साल OFS के जरिए बिक्री 11 साल के ऊपरी स्तरों पर रही है। क्या कुछ इसके मायने हैं, डिटेल में होगी बातचीत। अगली खबर सिस्टमेटिकली जरूरी NBFCs की परिभाषा से जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक ने इस परिभाषा में बदलाव नहीं किया। ये समझने की कोशिश होगी क्या रिजर्व बैंक के इस कदम से जो है टाटा सन्स की लिस्टिंग होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं या फिर नहीं। इसके बाद राजेश एक्सपोर्ट को लेकर के आए नए अपडेट को लेकर के भी बातचीत करेंगे। राजेश एक्सपोर्ट के मामले की जांच अब SFIO भी करेगी और इस खबर के बाद राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में गिरावट लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। आज भी लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। क्या होगा आगे भविष्य, इस पर बातचीत होगी। अगली खबर गोल्ड और सिल्वर में आई है। जिस तरीके से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड ऊंचाई से चांदी का भाव 55% तक टूट गया है। समझने की कोशिश होगी अंशुमान सर से कि आखिर में इसकी बड़ी वजह है क्या और आखिर में हॉर्मूज को लेकर आए ट्रंप के बयान का होगा विश्लेषण। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने हॉर्मूज ने टोल वसूली नहीं करने का दिया है भरोसा। तो डिटेल में इन तमाम खबरों का होगा विश्लेषण, लेकिन शुरुआत करेंगे रिजर्व बैंक की डिजिटल पेमेंट को लेकर के आई खबर के साथ। रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के शिकार लोगों को मुआवजे से जुड़े नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत फ्रॉड के शिकायतकर्ता व्यक्ति की देनदारी घटाई गई है। 50,000 रुपये तक के फ्रॉड की 5 दिन के भीतर शिकायत दर्ज होने पर 85% या फिर 25,000 रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है। नए नियम अगले साल जनवरी से लागू हो भी जाएंगे। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आखिर में रिजर्व बैंक की तरफ से नए दिशा निर्देशों में क्या कुछ कहा गया है, मुख्य बातें क्या है सर इसकी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकली कि लंबे समय से रिजर्व बैंक इस जद्दोजहद में था कि जो डिजिटल फ्रॉड में लोग पैसा गंवा रहे हैं उनको उनकी वापसी कैसे की जाए, और काफी निगाहें थी इस पर क्योंकि फ्रॉड्स का नंबर काफी बड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो नए निर्देश आए उनमें लगभग 50,000 रुपए तक के लॉस पर कंपेंसेशन की वापसी की जाएगी। 85% लॉस की वापसी होगी जो कि 25,000 रुपए तक हो सकती है, मैक्सिमम 50,000 रुपए से ज्यादा के स्कैम्स पर। और इसमें उन्हीं को मिलेगी जिनको जो बोनाफाइड विक्टिम्स हैं। तो ये जो छोटे वैल्यू के ट्रांजेक्शंस हैं जो किसी तरह से फ्रॉड में फंस जाते हैं उनकी वापसी की जाएगी, ये कहा है। और ये कवरेज सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स में जहां कस्टमर को ट्रिक किया जाता है, OTP के जरिए गलत ढंग से ऑथराइज पेमेंट किया जाता है, इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर अनऑथराइज्ड पैसे निकाले गए हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे।
लेकिन इसके पीछे की शर्तें ये है कि जो इस फ्रॉड से प्रभावित है उसे बैंक को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, जिसका कि 1930 नंबर है, उसे 5 दिन के भीतर रिपोर्ट करना होगा। यानी आप जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपका पैसा डिजिटल फ्रॉड में गया है तो 5 दिन के भीतर आप बैंक को और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग को सूचना दीजिए। बैंक कंपेंसेशन को 5 दिन के भीतर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये नए नियम आरबीआई ने तय किए हैं। बैंक से ये भी कहा गया है कि 24 घंटे 7 दिन की फ्रॉड रिपोर्टिंग चैनल ओपन रखें और इंस्टेंट एसएमएस से अलर्ट्स लेकर जो कस्टमर्स हैं उनके उनके के फ्रॉड के रिपोर्ट को दर्ज करें। जी सर, अब जो नए नियम, नए कदम उठाए जा रहे हैं रिजर्व बैंक की तरफ से, क्या ये वाकई में फ्रॉड रोकने के लिए आपको लग रहा है सफिशिएंट है? क्योंकि काफ़ी तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, 2 चीजें इसमें समझना जरूरी है। एक तो ये कि इसकी लायबिलिटी का मैट्रिक्स क्या है, देनदारी का मैट्रिक्स क्या, कौन कितना इस फ्रॉड का बोझ उठाएगा। तो इसमें आरबीआई करीब 65% हिस्सेदारी लेगा कंपेंसेशन का, और 85% जो हिस्सेदारी दी जाएगी जो लॉसेस में दी जाएगी। जबकि जो बैंक है, जो कस्टमर्स का बैंक है, वो 10%, जो बेनिफिशियरी बैंक है, जिस बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो तीसरा बैंक लेगा, और 15% नुकसान कस्टमर को खुद उठाना पड़ेगा। और इस तरह से ये भागीदारी का फॉर्मूला तैयार किया गया है। जो करीब 50,000 रुपए से ऊपर के जो लॉसेज हैं, उनमें आप मान सकते हैं कि 25,000 26,000 रुपए का पैसा किसी कस्टमर को मिल पाएगा, जिसमें रिजर्व बैंक का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होगा। रिजर्व बैंक अपने पास से जो सरप्लस है, उस सरप्लस से, और जो डिपॉजिटर्स का एजुकेशन अवेयरनेस फंड है, उस पैसे से इसकी वापसी करेगा। जो सबसे बड़ी बात है और जो की गैप्स हैं, जो सवाल आपने पूछा, वो ये कि जो क्वांटम है वो बहुत छोटा है। 25,000 रुपए तक की वापसी कैप पर लगा दी गई। 50,000 रुपए तक के लॉसेस हैं। इसमें जो हाई वैल्यू यूपीआई कार्ड फ्रॉड है, कार्ड की क्लोनिंग हो जाती है, लंबे बड़े ट्रांजेक्शन कार्ड से नकली तौर पर कर लिए जाते हैं, वो इसमें कवर नहीं होते हैं। बल्कि इसमें केवल छोटे फ्रॉड्स हैं जिनकी कवरेज की जा रही है। और ज्यादातर जो विक्टिम्स हैं, आरबीआई का मानना है कि वो विक्टिम्स छोटे ट्रांजेक्शन वाले हैं, तो उनको कुछ कंपेंसेशन या कुछ फायदा वापस मिल जाएगा। सर, उस सवाल भी एक छोटा सा और है कि मतलब जिसका जिक्र आप ही आपने किया, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में, खासतौर से क्रेडिट कार्ड के मामले में, हम देखते हैं कि जो लिमिट होती है वो 70-80 हज़ार 1 लाख तक की होती है, और वो कई बार पूरी जो है लिमिट जो है वो खाली हो जाती है। तो ऐसे में उनके लिए तो फिर क्या, उनके लिए तो काफ़ी कम देनदारी हुई सर, उनको जो मिलेगा। यही बात मैंने कही ना कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो छोटे ट्रांजेक्शन से केवल उनको कवर किया गया है। जो बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, जो कार्ड की चोरी हो रही है, कार्ड की क्लोनिंग हो रही, उसे शामिल नहीं किया जा रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से इस बात की शुरुआत की गई है। दिक्कत सबसे बड़ी है कि कंपेंसेशन का मैकेनिज्म कैसे बनाया जाए, और ऐसा करते करते आरबीआई को 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया है तय करने में। और जाकर अब स्कीम जो सामने आई है, वो उन बड़े पैमाने के फ्रॉड्स को अभी शामिल नहीं करती है। दुविधा वही है कि नुकसान कौन उठाएगा। तो अभी तो इसे इनिशिएट करने के लिए आरबीआई के पास जो फंड पड़ा था, उसके सहारे उसने बैंकों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि फ्रॉड का पैसा किसी तरह से कुछ सीमा तक कंपेंसेशन के दायरे में लाया जाए। भारत में तो इससे पहले ये व्यवस्था भी नहीं थी। तो लिमिटेड बचत है, लिमिटेड कंपेंसेशन है, पर बहुत बड़े फ्रॉड्स को लेकर कोई प्रोटेक्शन नहीं। जी, चलिए इस बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों को कहा कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए 1 लाख रुपए तक के नए लोन प्रोडक्ट तैयार करें, जिससे वे बड़े मुद्रा लोन के लिए पात्र बन सकें। बड़े टिकट साइज के मुद्रा लोन के लिए बेहतर क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है, और बैंकों से ये वेंडर्स अगर 1 लाख रुपए का लोन लेकर उसे समय पर लौटाएंगे तो उससे उनका क्रेडिट का रिकॉर्ड जो है वो बेहतर होगा, जिससे कि बड़े टिकट साइज का मुद्रा लोन लेने में उन्हें आसानी होगी। सर, ये किस तरह के प्लान जारी किए जाने की तैयारी हो रही है? ये कोशिश है जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, खासतौर पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए एक नई व्यवस्था बनाई जाए। 1 लाख रुपए तक के जो टिकट साइज के लोन हैं वो रेहड़ी पटरी वालों को दिए जाएंगे। ये थोड़ा कुछ जो एनबीएफसी के माइक्रो फाइनेंस का मिक्सचर है, जिसमें कि 50,000 रुपए तक के टिकट सेगमेंट वाले जो लोन होते थे, जो इसमें शामिल किए जाते थे, उसे शामिल करने की बात है। कोलेटरल फ्री लेंडिंग होगी, कोई जमानत की जरूरत नहीं होगी, 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी देने की बात की जा रही है। ये थोड़ा मुद्रा को डी रिस्क करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं से लगती है। इससे ये जो एक बड़ा हिस्सा है भारत में ट्रेडर्स का, जिनके पास कोई कैपिटल फ्लो नहीं होता है या जिनके पास कोई कैपिटल नहीं होती, उन्हें मदद करने की कोशिश है।
इस तरीके की कोशिशें आपने 3-4 साल पहले देखी होंगी। सरकार अलग अलग तरीके की स्कीम लाई थी जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज देने की बात थी। वो स्कीमें सीमित आधार पर ही सफल रही हैं। सर, ये मुद्रा लोन को लेकर के इससे क्या आपको लगता है कुछ रिस्क कहीं और बढ़ता हुआ तो दिखाई नहीं देगा? मुद्रा का रिस्क तो रहा है, स्मॉल टिकट सेगमेंट में लगातार स्ट्रेस बढ़ा है। वो रिस्क यहाँ भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि बेनिफिशियरी के नंबर जो ऐसे भी निधि टारगेट्स हैं उस हिसाब से अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मैकेनिकली सैंक्शन करने पड़ेंगे ये लोन बगैर किसी कोलेटरल के। तो ये इन लोन्स के डिफॉल्ट्स तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि नंबर संख्या बड़ी होगी, यूनिट साइज छोटी होगी और इसकी क्लस्टरिंग भी एनपीए में दिखाई देगी। तो अभी तो पता नहीं, लेकिन आरबीआई शायद आने वाले समय में इसको लेकर कोई प्रोविजनिंग जरूर करेगा। पर हाँ, ये हिस्सा मुद्रा लोन जैसी समस्या लेकर आएगा। जी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल लिस्टेड सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सा बिक्री ने रफ्तार पकड़ी है। लिस्टेड पीएसयूज में ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के माध्यम से हिस्सा बिक्री 11 साल के ऊपरी स्तर पर है। इस साल अब तक ओएफएस के जरिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटा लिए हैं। 2015 के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2015 में पीएसयूज में ओएफएस के जरिए हिस्सा बिक्री से सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाए थे। सर, ये जो इस रूट के माध्यम से हिस्सा बिक्री के लिए सरकार की ये जो रणनीति रही, क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी समय आईआरएफसी के का भी ओएफएस जो है खुला हुआ है। हाँ, विपुल जी, आपको याद होगा करीब 80,000 करोड़ रुपए का मॉनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट सरकार ने रखा था। इसमें मॉनेटाइजेशन और पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट को एक साथ मिला दिया था, क्योंकि ओएफएस एक ऐसी व्यवस्था हो गई जो थोड़ी स्थापित है और इस पर आसानी से निवेश आता है। जैसे अगर आप कैलेंडर में 2026 में देखें तो 11 साल के सर्वोच्च स्तर पर है पीएसयू के ओएफएस का। 25,000 करोड़ रुपए सरकार इससे उठा चुकी है। आसानी से बेचना होता है, 5% 6% ओएफएस में कोई बड़ी स्टेक डाइल्यूट नहीं करनी होती, तो स्ट्रेटजी सफल दिखाई देती है। जीआईसी का एक जीआईसीआरई का एक 5% का ओएफएस अभी आया था 3,000 करोड़ को लेकर। इससे पहले कोल इंडिया का, एनएचपीसी का, सेंट्रल बैंक का, एनएलसी का, इनके सबके ओएफएस आ गए हैं। तो ये एक पाइपलाइन तैयार हो गई है। इस पाइपलाइन में 5-6 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आगे आने वाले दिनों में और आएंगी। आसान तरीका है, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिल जाता है और सरकार की थोड़ी हिस्सेदारी बेचने पर 5,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए के इश्यू साइज में सरकार के इस इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य में कुछ हिस्सा मिल जाता है। इस साल वित्तीय स्थिति दबाव में है, सब्सिडी का बोझ बढ़ा हुआ है, टैक्स की बायंसी खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति में ये ओएफएस एक ऐसा रास्ता है जिससे सरकार पैसा जुटा सकती है। तो इस बार सर जो मतलब हम नए रिकॉर्ड बनाते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो काफी टाइम बचा हुआ है इस साल। हाँ, अगर आप देखें कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, रेल विकास निगम, इनके भी ओएफएस आने वाले दिनों में आएंगे। अब एस्टेब्लिश भी हो गया, इधर बाजार में भी थोड़ी रिकवरी दिख रही है, मार्केट में भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको निवेश का एक नया रास्ता भी मिल रहा है। तो सरकार इस साल बार बार छोटे छोटे ट्रांचेस में सरकारी कंपनियों को ओएफएस लाती रहेगी। रिस्क फ्री एरिया है और किसी बड़े प्राइवेटाइजेशन का विवाद नहीं होता, कोई आरोप नहीं लगता है कि आप कोई बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और ओएफएस को खड़े खड़े मार्केट में बेच लिया जाता है। तो ये स्ट्रेटजी अब धीमे धीमे इस पे स्थापित सी होती दिख रही है। जी चलिए, इस बीच सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए सरकार अगले महीने से ट्रायल के तौर पर सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स यानी आईएसपी के आंकड़े जारी करेगी। इन आंकड़ों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 को आधार वर्ष माना जाएगा। इस इंडेक्स में थोक और रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बीएफएसआई, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, होटल एंड रेस्टोरेंट, प्रोफेशनल तथा साइंटिफिक और टेक्निकल सेवाओं की ग्रोथ को मापा जाएगा। सर, क्या कुछ शामिल किया गया है इस इंडेक्स के अंदर और अभी क्या और चीज़ें शामिल करने की आवश्यकता है इसके अंदर, इस इंडेक्स में? भारत में सर्विसेज सेक्टर को अलग से मेजर करने की बात काफी लंबे समय से चल रही थी। उसकी वजह है कि भारत की इकोनॉमी में, जीडीपी में सर्विसेज का हिस्सा 60% से ऊपर है। यही सबसे बड़ा अकेला क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार देता है। तो इसलिए ये एक शॉर्ट टर्म और जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा का चैलेंज है सर्विसेज का, उसको दूर करेगा ऐसा माना जाता है। जैसे कि हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखते हैं, आईआईपी देखते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग को ट्रैक करता है, ठीक उसी तरह से ये सेवाओं को के बारे में पता देगा। तो इससे हमें अलग से एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि अभी हम भारत में जो सर्विसेज के बारे में आंकड़े यूज करते हैं वो पीएमआई है बेसिकली, तो वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का बनाया हुआ है।
जुलाई से इसको शुरू किया जाएगा और इसकी पहली रिलीज जो है वो अप्रैल 2026 के जो आंकड़े होंगे उनको कवर करेगी। तो इंडेक्स जो है वो हर मंथ में करीब 60 दिन के अंतर पर के डेटा को लेते हुए प्रकाशित होगा और इससे हमें पता चलेगा कि सर्विस सेक्टर की स्थिति क्या है। बेस ईयर इसका 2024-25 है। सारी सर्विसेज, ज्यादातर बड़ी फॉर्मल सर्विसेज का हिस्सा होंगी बिल्कुल, जिसमें होलसेल रिटेल ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टेलीकॉम, होटल रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल साइंटिफिक टेक्निकल सर्विस है, एंटरटेनमेंट, आर्ट्स है, हेल्थ एंड एजुकेशन है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है, जिस पहल से कम हमें नियमित रूप से पता चल पाएगा कि भारत की जो सबसे बड़ा इंजन है ग्रोथ का वो कैसे काम कर रहा है। जी, इस बीच देश की बैंकिंग व्यवस्था में एआई के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों से ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहा है जिसमें एआई इस्तेमाल से अगर कोई रिस्क पैदा होता दिखे तो बैंक एआई इस्तेमाल को तुरंत रोककर दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था को लागू कर सकें। बुधवार को रिजर्व बैंक ने इसको लेकर के बैंकों को ड्राफ्ट निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सर, ये ड्राफ्ट निर्देश में क्या कुछ कहा गया है आरबीआई की तरफ से? इन निर्देशों को मुझे पढ़ रहा था तो मुझे लगता था कि लग रहा है कि आरबीआई कुछ भ्रम की स्थिति में, एआई चाहिए भी और नहीं भी चाहिए ऐसी स्थिति दिखाई देती है। ये व्यवस्था ये कहती है, जो ड्राफ्ट आया ये कहता है कि बैंकों और एनबीएफसीज को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जो एआई पर चलते हुए मॉडल सिस्टम्स को तुरंत डीएक्टिवेट कर सके। और ये व्यवस्था थोड़ी अनोखी, अजीबोगरीब सी लगती है कि एक बार आप एआई का पूरा मॉडल बनाइए और फिर उसके साथ एक पैरेलल और मॉडल क्रिएट करिए, इसे खत्म किया जा सके। पर अगर एआई को खत्म किया जा सके तो उसको चलाया जा सके। डर क्या है? डर ये है कि जो सिस्टमिक रिस्क है एआई की वजह से वो रुके, क्योंकि पूरी दुनिया एआई को आजमाने की भी कोशिश कर रही है और उससे डरी भी हुई। भारत में चूंकि एआई की शुरुआत थोड़ा देर से हुई है तो डर और ज्यादा है। गलत आउटपुट नहीं हो, गलत ढंग से क्रेडिट किसी को ना दे दिया जाए, फ्रॉड ना हो, इन सब से रोकने के लिए तो भरोसा नहीं है, मतलब पूरा भरोसा एआई पे, पर रेगुलेटर को अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई ब्लैक बॉक्स ना क्रिएट हो जाए सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से पूरा सिस्टम रिस्क में आ जाए, इस वजह से ये नई व्यवस्था लागू की गई। इस बीच आरबीआई ने बुधवार को ढांचागत तौर पर जरूरी एनबीएफसीज की नई परिभाषा लागू कर दी है। इस परिभाषा के दायरे में उन एनबीएफसीज को शामिल किया गया है जिनकी असेट 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है। रिजर्व बैंक ने परिभाषा में बदलाव को लेकर इंडस्ट्री की मांग को नकार दिया। आरबीआई के इस कदम से अब टाटा सन्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सर, ये नए नियम और क्या नई डेफिनेशन तय की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। दो महत्वपूर्ण चीजें और ये जानना जरूरी भी, इसमें तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं और इसके अलावा भविष्य में भी भारत में जो एनबीएफसीज हैं उनके लिए ये नियम काफी प्रभावित करेंगे। जो एनबीएफसी यूएल कहा गया, जिसको अपर लेयर कहा जाता है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की जो स्टैंड अलोन एसेट्स वाली एनबीएफसी हैं उनको इस अपर लेयर में रखा जाएगा। इनके लिए रेगुलेशन और मैंडेटरी लिस्टिंग 3 साल के में क्लासिफिकेशन के बाद अनिवार्य होगी। यानी इस आकार की जो भी एनबीएफसी बाजार में मौजूद है अब वो बाजार में लिस्ट हुए बिना नहीं रह सकती, ये नया प्रावधान कहता है। और इस प्रावधान में चूंकि ओनरशिप की शर्त को अलग कर दिया गया है तो अब इसमें सरकार की जो एनबीएफसीज हैं वो भी इसका हिस्सा होंगी, उन्हें भी अपर लेयर में डाला जा सकता है। यानी सरकार की जो प्रमुख बड़ी कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की एसेट रखती हैं, जिसमें हुडको है, आईआरएफसी है, पीएफसी है, आईसी है, इरेडा है, ये भी यूएल की कैटेगरी में आ जाएंगी एसेट साइज से। इसमें कुछ लिस्टेड है, कुछ लिस्टेड शायद नहीं होगी। तो ये बदलाव अब एनबीएफसीज के मामले में बड़ी एनबीएफसीज को लेकर नियमों को काफी सख्त कर रहा है। इसके अलावा एक छोटी सी एग्जम्पशन विंडो बनाई है आरबीआई ने, जो बहुत छोटी एनबीएफसीज की है, जिनकी 1000 करोड़ रुपए से नीचे की एसेट्स है और वो कोई पब्लिक फंड्स नहीं लेती हैं और इनका कस्टमर इंटरफेस है, इनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। तो पहली बार भारत में जो बड़े आकार की एनबीएफसीज हैं उनके लिए ये नया नियम आया है। जी सर, लेकिन इससे टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर के प्रेशर कैसे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? बाजार काफी एक्साइटेड है नियमों को लेकर। 2 बड़े आईपीओ से तो बाजार देख ही रहा है। उसको लग रहा है कि टाटा सन्स को, क्योंकि टाटा सन्स एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सीआईसी कहा जाता है जिसको, और वो एनबीएफसीज की अपर लेयर में आती है और उसकी जो स्टैंड अलोन एसेट्स हैं वो 1,75,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी जो आरबीआई ने आज एनबीएफसीज की अपर लेयर की सीमा तय की है, उससे टाटा सन्स की टोटल स्टैंड अलोन एसेट्स ऊपर जाती हैं और इस वजह से टाटा सन्स की लिस्टिंग अब अनिवार्य हो जाएगी। टाटा सन्स को लिस्टिंग से बाहर नहीं रखा जा सकता अगर
ये नियम आरबीआई का पूरी तरह से लागू होता है। आरबीआई और सेबी पहले से ही टाटा सन्स पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि इस कंपनी को लिस्ट कराया जाना चाहिए। तो या तो एनबीएफसी से डिरजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टाटा सन्स को, फिर उसके बाद उसमें तमाम सारे मुद्दे हैं पब्लिक फंड्स को लेकर, और अगर वो यूएल एनबीएफसी है तो टाटा सन्स को अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति में के नए नियम लाने पड़ेंगे। और आपको पता है जैसे ही लिस्टिंग में जाएगा टाटा सन्स, वैसे ही बोर्ड के भीतर क्या हो रहा है, कैसे फैसले हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, ये सब पब्लिक डोमेन में आएगा। तो टाटा सन्स के लिए अब गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी का पालन करना, कैपिटल एलोकेशन, कितना कर्ज दिया गया है टाटा सन्स के माध्यम से, किस कंपनी में कितनी इक्विटी है, उसे कैसे फाइनेंस किया जा रहा है, ये सब चीजें सामने आएंगी। तो बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है। कम से कम टाटा सन्स के नजरिए से क्या प्रतिक्रिया होती है टाटा सन्स के आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, इस नियम को लागू करने के बाद अब एक एनबीएफसी या सीआईसी के तौर पर टाटा सन्स के लिए लिस्टिंग से बचना मुश्किल होगा। इन सब के बीच में 15 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की आरोपी ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट की मुश्किलें फिलहाल के लिए कम होती ही दिखाई नहीं दे रही हैं। ईडी के बाद अब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि एसएफआईओ भी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने जा रहा है। राजेश एक्सपोर्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के उल्लंघन का आरोप लगा है। मामले में एक और जांच एजेंसी के जुड़ने के बाद गुरुवार को शेयर बाजार में राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में निचला सर्किट एक बार फिर से लगता हुआ दिखाई दिया। सर, अब इस मामले को लेकर के एसएफआईओ की एंट्री क्यों हुई है सर? ये स्वाभाविक था। हम लोग राजेश एक्सपोर्ट को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं। हमने अपने शुरुआती चर्चाओं में कहा भी था कि सेबी की जांच जिन चीजों की तरफ इशारा कर रही है उसमें अकेले सेबी जांच नहीं कर सकती। अब इसमें ईडी का, सीबीआई का और एसएफआईओ का प्रवेश तय है। ईडी ने कल छापेमारी की थी राजेश एक्सपोर्ट्स के दफ्तरों पर। फेमा के और मनी लॉन्ड्रिंग के उल्लंघन की बात थी। कुछ विदेश में ऐसे निवेश किया राजेश एक्सपोर्ट्स ने जिनको को लेकर शक है। कंपनी की बुक्स में जो गफलत पाई गई वो तो सबको पता ही है कि जितना प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू नहीं था, उतना रेवेन्यू दिखाया गया। अब यहाँ तीसरी एजेंसी इसमें प्रवेश करती है सेबी के बाद, वो एसएफआईओ है। एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड ऑफिस ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या ये कंपनी किसी सीरियस कॉर्पोरेट फ्रॉड का शिकार है। इसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस में, अलग अलग देशों में काम कर रही थी, गवर्नेंस कैसी थी, कंपनी के ऑडिटर्स ने इसके बारे में क्या बताया। तो ये पड़ताल जो आरओसी की पड़ताल होती है, सेबी की पड़ताल, उससे थोड़ा आगे चली जाती है। ये डायरेक्टर्स को, मैनेजर को, ऑडिटर्स को, जो प्रमुख अधिकारी हैं, इन सब की जांच करेगी और इनकी जांच में जो आपराधिक कानून है उनको, उनकी रोशनी में भी इसे लिया जाएगा। तो अब ये पूरी की राजेश एक्सपोर्ट लगभग पूरी तरह से एक मल्टीफेसेटेड कॉर्पोरेट स्कैम जो होता है इसमें फंस चुकी है। पिछली बार हम लोगों ने अर्थम इस पर विस्तार से चर्चा की थी और हमने आपको बताया भी था कि राजेश एक्सपोर्ट भी लगभग उसी प्रकृति का, उसी नेचर का फ्रॉड है जो भारत हर 2-3 साल में देखता रहता है। तो अब इसमें सभी एजेंसियां इन्वॉल्व हो गई हैं। निवेशकों के लिए तो ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। बाजार में राजेश एक्सपोर्ट की पिटाई इस तरह से जारी रहेगी क्योंकि अब पड़ताल के बाद एक एक करके नए नए खुलासे होंगे और तभी पता चलेगा। खासतौर पर जो अफ्रीका की एक माइन है उसमें निवेश को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट पर हमारी निगाह रहेगी और नए खुलासे जो आएंगे उन्हें लेकर आपके पास आएंगे। चलिए, और अब इस सबके बीच में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर बातचीत आगे बढ़ने और अमेरिकी डॉलर में आई तेजी की वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव फाइनली घट करके $72 पर आ गया, जो कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद सबसे निचला स्तर है। लेकिन हमने आपको जो है काफ़ी पहले जब $82 के आसपास क्रूड चल रहा था और 12 जून का दिन था और हमने आपसे कहा था कि अगर जो है ये 82 का लेवल टूटा तो फिर जो है आपको $72 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बोनस पॉइंट में ही शुभम शंकर जी ने इस पर चर्चा की थी। सर, कच्चे तेल में गिरावट की आप वजह क्या मान रहे हैं और अभी ईरान से कितना तेल जो है वो बाजार में आता हुआ दिखाई दे सकता है? तात्कालिक तौर पर कच्चे तेल की गिरावट वो जो तेजी जो शॉर्टेजेस पर बनी थी उसके कारण हुई है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि बाजार में जिस लेवल की तेजी बनती दिखी थी वो प्योर वार से रिलेटेड थी। तो हमने कच्चे तेल की कीमतों में करेक्शन देखा। थोड़ा ट्रैफिक हॉर्मुज से नॉर्मलाइज होना शुरू होगा तो कच्चे तेल की आपूर्ति शुरू होगी। अगर ये युद्ध नहीं होता तो कच्चे तेल के स्तर जो थे वो $70 के से $80 के बीच में रहने वाले थे। ईरान का तेल कितना आएगा इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। जब जो संकेत मिल रहे हैं
उसमें ईरान का तेल करीब 3.3 से 3.5 बैरल पर डे के आसपास 2023 में फ्लो हो रहा था। इसके बाद हमले हुए हैं, काफी कुछ नुकसान हुआ है। तो ओपेक का जो डेटा बताता है कि वो उत्पादन घटकर वहां पर करीब 2.3 मिलियन बैरल पर डे के आसपास आ गया था। तो अभी 2 मिलियन बैरल पर डे के आसपास का तेल ईरान का बाजार में फ्लो कर सकता है, और ये वो अतिरिक्त ऑयल सप्लाई होगी जो बाजार को आने वाले दिनों में प्रभावित करेगी। तो बाजार इसे भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि जो जितना नुकसान हुआ है होर्मुज के युद्ध का, उसकी के कुछ हिस्से की भरपाई बाजार में इस तेल की आपूर्ति से हो जाएगी। जी। अब सर, ओपेक की क्या स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? क्या यहाँ से प्रोडक्शन कट होगा? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ओपेक की? कि किसी भी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों को $70-75 से नीचे नहीं जाने दिया जाएगा ओपेक के लिए। ओपेक ने ग्लोबल डिमांड के फोरकास्ट पहले ही कट किए हैं, यानी ओपेक को पता है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की मांग कम होगी, और अब जब अतिरिक्त आपूर्ति वेनेजुएला के तेल की भी शुरू हो रही है और ईरान के तेल की भी बाजार में शुरू हो रही है, और अगर मान लीजिए रूस और यूक्रेन के बीच आने वाले दिनों में कोई शांति समझौता होता है, रूस का भी तेल आता है, तो बाजार में ऑयल की ग्लट जैसी परिस्थिति बनेगी। इसलिए आप सेफली उम्मीद कर सकते हैं कि ओपेक ने प्रोडक्शन में बढ़ोतरी तो रोक ही दी है। ओपेक आने वाले दिनों में अपने कोटा सिस्टम के आधार पर कुछ बड़े देशों को, जो बड़े उत्पादक हैं जिसमें खासतौर से सऊदी है, अपने उत्पादन में कटौती का संकेत दे सकता है। और ये पहली कटौती आ सकती है कच्चे तेल की कीमतों को एक सीमा से नीचे जाने देने के लिए, क्योंकि बड़ा ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग मिल्क मुल्क जो है वो यूएई ओपेक से अलग हो चुका है। इसलिए जो बाकी देश हैं उनको अब तेल की मंदी से बचाने की जिम्मेदारी सऊदी की है। तो संकेत मिल रहे हैं कि अगर ब्रेंट की कीमत $70 से नीचे जाती है, जिसकी संभावना अभी कम दिखती है, अगर जाती है तो फिर ओपेक की तरफ से उत्पादन में कटौती होगी, और उसका असर फिर हमें कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर जाने के तौर पर दिखाई दे। अब सर, अगर सिर्फ प्राइसेस को लेकर के अगर बात करें, यहाँ से आप क्रूड की कीमतों को लेकर के क्या आउटलुक देख रहे हैं? क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं अभी? देखिए, अब चार्ट के मूवमेंट बहुत फ्लक्चुएट करते हैं तात्कालिक तौर पर अगर आप जितने ग्लोबल फोरकास्टर्स हैं, चाहे वो आईईए हो, चाहे वो ओपेक हो या गोल्डमैन सैक्स हो, सब ये मान रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें $80 से $90 के बीच रहेंगी 2026 पर। और ये आकलन कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है कि एक तो डिमांड वीक है, कोलैप्स नहीं कर रही है। दूसरी चीज यह है कि आने वाले दिनों में बाकी देश अपने उत्पादन में अब कटौती करेंगे, इसलिए कीमतें ऊपर जाएंगी। दूसरा है कि जो हमें बढ़ोतरी जो गिरावट दिखी है वो सारा रिएक्शन है फ्यूचर्स मार्केट का। स्पॉट मार्केट पे कच्चे तेल की आपूर्ति अभी भी बेहद लिमिटेड है। प्रोडक्ट के प्राइस ऊपर हैं, एटीएफ के प्राइस ऊपर हैं, रिफाइनरीज के पास तेल उपलब्ध नहीं है। जितनी सप्लाई चेन ब्रेक हुई है उसको पूरा होने में 5 से 6 महीने 7 महीने लगेंगे, रिजर्व्स को दोबारा भरा जाएगा। तो इस सिनेरियो में कच्चे तेल की कीमतों के बहुत नीचे जाने पर उत्साहित होने में थोड़ा सा जोखिम है। कीमतें अगर ये शांति स्थायी होती है, कोई नई जंग नहीं खुलती है, इजराइल की तरफ से कोई नया मोर्चा नहीं खोला जाता जिसका खतरा दिख रहा है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, तो कच्चे तेल की कीमतें $80 से $90 के आसपास कहीं स्थिर होंगी। और अगर इससे ऊपर होता तो फिर वो $100 वाला, अगर कोई घटनाक्रम होता है तो $100 वाला लेवल मिलेगा। पर हाँ, ये है कि अभी 80 प्लस की प्राइसिंग ये मानी जा रही है कि वो लेवल है जहां ओपेक भी चाहेगा कि तेल की कीमतें इस स्तर पर रहें। उसकी वजह यह है कि इस जंग में ऑयल इकोनॉमीज को बड़ा नुकसान हुआ है, खासतौर पर मध्य पूर्व की ऑयल इकोनॉमीज को। तो कच्चे तेल को महंगा रखना उनकी इकोनॉमीज के लिए भी फायदे का सौदा है, जिससे कि वो इस लॉस की रिकवरी कर सके। तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है ऑयल की कीमतों को लेकर। जी, ऑयल की कीमतों को लेकर के अभी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, और यही तरह का संकेत जो है बाजार को लेकर के भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में लंबे समय से दबाव में चल रहे भारतीय शेयर बाजार में जून के महीने में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन इस रिकवरी के बावजूद विदेशी निवेशक ज़्यादातर बिकवाल ही रहे हैं। जून के पहले पखवाड़े के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 64,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है। सर, एफआईज की खरीदारी आखिर में क्यों नहीं देखने को मिल रही है? एक दिन कहीं से थोड़ी सी खरीदारी आती है, उम्मीद जगती है, अगले दिन पता लगता है और बड़ी बिकवाली आ गई। तो वो अभी तक कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही है? क्रूड भी नीचे आ गया, क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, भारतीय बाजार के फंडामेंटल्स एफआईज के पक्ष में नहीं है। ये बात हम लोग पहले से भी चर्चा में कहते रहे हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियों के रिजल्ट्स, वैल्यूएशन, ये सब वो बुनियादी फैक्टर हैं जिन फैक्टर के ऊपर ये तात्कालिक क्राइसिस वाले फैक्टर हावी हो गए थे। वो क्राइसिस जब रिसीड हो रही है
तो बाजार का सेंटीमेंट भारतीय निवेशकों के लिए तो बेहतर हो रहा है, पर विदेशी निवेशकों के लिए वैसा नहीं है। हमने हाल फिलहाल में रुपए को सपोर्ट की जो कोशिशें देखी, उसमें भी थोड़ा ही फायदा हुआ, बॉन्ड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डॉलर की मजबूती, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर बढ़ने की संभावना, पूरी दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी, ये वो सारे फैक्टर हैं जो फैक्टर विदेशी निवेशकों को बाजार में खरीदने नहीं दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह, जो बात निवेशकों को समझना यहाँ बेहद जरूरी है, कि जैसे ही थोड़ी सी तेजी आती है विदेशी निवेशक निकलते हैं और वो अपने शेयर किसी भारतीय निवेशक को टिका जाते हैं। ये जो सेल आ रहा है, ये सेल हमेशा जब भी थोड़ी बहुत तेजी बनती दिखी है पिछले 5-6 महीनों के दौरान, आप ध्यान देंगे हर उस समय विदेशी निवेशकों ने बड़ी बिकवाली की है और अपने मुनाफे बुक किए हैं, क्योंकि वो लंबे समय से इन्वेस्ट किए हुए थे। और जो सेक्टर हिट हो रहे हैं वो वही सेक्टर हैं जिनको रिकवरी में था सबसे ज्यादा फायदा मिला। फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए थोड़ा बहुत बेटर होते दिखाई दिए थे बैंकों को लेकर, वहां बिकवाली आई। ऑयल सेक्टर में थोड़ी में तेज बिकवाली आई, क्योंकि वहां दबाव दिखाई दे रहा था का सब्सिडी को लेकर। और बाकी जो सिलेक्टेड सेक्टर है, आईटी, उनकी स्थिति आपके सामने बनी हुई है। तो एफपीआई थोड़ा थोड़ा तो बिकवाली मुनाफे वसूली के लिए कर रहे हैं और थोड़ी रोटेटिंग भी कर रहे हैं एफएमसीजी, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस और बैंकिंग के बीच में। जी सर, अभी के लिए अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो बड़े रिस्क क्या दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ से? बड़ा रिस्क ये है कि विदेशी निवेशक सारी बिकवाली करके घरेलू निवेशकों को वो शेयर बेचकर जा रहे हैं और इन्हें बेच रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, क्योंकि डोमेस्टिक डीआईएस के पास फंड का फ्लो बना हुआ है, एसआईपीज आ रहे हैं। तो जो बाजार में एग्जिट लिक्विडिटी है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवेशक लेके जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है बाजार है जो विदेशी निवेश तत्काल भारत में लौट सके, क्योंकि जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं है, एआई जैसी कोई बड़ी स्टोरी नहीं है, आईटी स्टॉक्स दबाव में हैं। डील के बाद यूएस और अमेरिका भारत की डील के बाद क्या परिस्थिति बनेगी पता नहीं है, रुपए पर दबाव बना हुआ है। ऐसी स्थिति में बाजार में रिस्क ये है कि सेकुलर रैली आपको नहीं दिखाई देगी। बाजार 500, 600, 700 पॉइंट जाएगा और बहुत तेजी से नीचे आएगा। ये उतार चढ़ाव छोटे निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए बेहद खतरनाक है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो ये देख सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी रिकवरी आने वाले दिनों में दिखाई देगी, क्योंकि विदेशी निवेशक प्योर मुनाफा वसूली के मूड से दिख रहे हैं। अगर आप बाजार का पूरा रुख देखें, यहां तक कि उन्होंने डिप पर खरीदा है और कुछ ही दिनों में उसे बेच लिया है। जो शॉर्ट पोजीशन है विदेशी निवेशकों की, वो अभी भी बनी हुई है, जो ये दिखा रही हैं कि वो आने वाली हर तेजी पर सेल करेंगे। और ये खतरा, ये जोखिम सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी है, और उन्हें इस जोखिम को ध्यान में रखना है। जी, अब सर बहुत लोगों के अब ये तर्क आ रहे हैं कि सर अब क्रूड इतना नीचे आ गया, बाजार चल क्यों नहीं रहा है। आप अभी, हालांकि डेली बेसिस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन अभी क्या बाजार के लिए Q1 के रिजल्ट्स बड़ी चुनौती हैं या फिर आने वाले दिनों में ब्याज दरें बड़ी चुनौती बन सकती हैं? बड़ी चुनौतियां और क्या हैं सर, जो उसकी वजह से बाजार ऊपर जाता है फिर थम जाता है? देखिए, क्रूड के कम होने से तात्कालिक तौर पर, लॉन्ग टर्म में क्रूड महंगा रहेगा या नहीं, तात्कालिक कम होने से जितना बाजार को फायदा मिलना था उतना 600-700 पॉइंट की रैली के तौर पर मिल चुका। फंडामेंटल्स भारतीय बाजार के नहीं बदले, इस साल से बराबर वही बने हुए हैं। कंपनियों के रिजल्ट्स पर दबाव है, भारत के वैल्यूएशंस ऊपर हैं, कंपनियों के मुनाफे सिंगल डिजिट में है। ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां मार्केट को लीड कर रही हैं उनमें कोई बड़े ट्रिगर अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा जो फंडामेंटल्स भारतीय इकोनॉमी के हैं, उसमें अल नीनो का असर है, सूखा स्पष्ट रूप से हो ही गया है, डिमांड में कमी है। ये वो फैक्टर हैं जो फैक्टर असर कर रहे हैं। अब अगली तिमाही के नतीजों पर निगाह रहेगी, क्योंकि तब तक हमें युद्ध का, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का, महंगाई का असर दिखाई देगा। तो अगले 6-7 महीने मैक्रो स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है, कई महीनों में महंगाई के कारण, सूखे के कारण और रुपए की कमजोरी के कारण। तो इसलिए बाजार में जो भी तेजी आपको दिख रही है, वो तेजी सिर्फ वो हाल के जो नेगेटिव फैक्टर्स थे, जो नेगेटिव फैक्टर्स बाजार के सेंटीमेंट को दबा कर रखे हुए थे, वो रिलीज हुए और वहीं आकर बाजार देखिए उन्हीं लेवल्स के आसपास अब बेहतर समझने फंस जाता है। और जैसे ही उस लेवल के पास पहुंचता है, उसके बाद बाजार में फिर बिकवाली आती है, क्योंकि जो मजबूत पैर होने चाहिए तेजी के, वो अभी नहीं है। जी, तो ये है बड़ी पिक्चर बाजार को लेकर के निकल के आई है, लेकिन छोटी पिक्चर के लिए हर रोज़ क्या कर हो रहा है, अगले 10 दिन में क्या हो सकता है, डेली सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ। लेकिन इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण खबर और बड़ी खबर, वह है सोने चांदी की गिरावट। जी हाँ,
2026 की शुरुआत में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जो तेजी देखी जा रही थी वो अब खत्म होने लगी है। जनवरी के दौरान चांदी की कीमतों में जिस रिकॉर्ड भाव को छुआ गया था वहां से कीमतें लगभग 55% टूट चुकी हैं। जनवरी में विदेशी बाजार में चांदी $121 पर ऑunce की रिकॉर्ड ऊंचाई तक गई और बुधवार को भाव घट करके $55 पर आ गया। इस दौरान गोल्ड की कीमतों में करीब 29% की गिरावट आई है। जनवरी में गोल्ड ने $5,595 की एक ऊंचाई को छुआ था और बुधवार को भाव $3960 पर ऑunce पर आ गया। अमेरिकी डॉलर में जोरदार तेजी और गोल्ड और सिल्वर में जो है इसकी वजह से जो है एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सर, ये क्या यही एक वजह है या आप क्या बड़ी वजह मान रहे हैं जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैनिक कल देखने को मिला? पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर बना हुआ है। पैनिक तो नहीं मुझे लगता, लेकिन हाँ, जो परिस्थितियां बदली उनको गोल्ड और सिल्वर के संदर्भ में अलग अलग समझना जरूरी है। गोल्ड के संदर्भ में समझना जरूरी है, दो बड़े फैक्टर हैं जो गोल्ड की तेजी के दुश्मन हैं और वो बाजार में अब उभरते दिख रहे हैं। डॉलर की मजबूती और अमेरिकन ट्रेजरी की यील्ड्स लगातार बढ़ रही हैं। और चूंकि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिस पर आपको कोई यील्ड नहीं मिलती, कोई ब्याज नहीं मिलता, तो इसलिए गोल्ड की कीमतों में गिरावट आती है जो सामान्य प्रक्रिया दिखाई दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि डॉलर में मजबूती आई है क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। इन दोनों परिस्थितियों का असर हमें सोने की कीमतों पर दिखाई दिया और वो बिकवाली हमें दिखाई दी। तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा पोजीशंस, लिक्विडिटी, प्रॉफिट बुकिंग जो आमतौर पर एक लंबे तेजी के दौर में गोल्ड में बनती है वो भी दिखाई दे रही है। तो जो मार्जिन्स हैं वो स्क्वीज हुए हैं, तमाम एक्सचेंजेस ने सख्ती की है, तो उस असर से भी सोने पर हमें दबाव दिखाई दिया है। तो सोना $4000 के आसपास के रेंज में बना हुआ है। चांदी, अगर आप इसे चांदी को देख लें फिर फंडामेंटल समझते हैं। चांदी की परिस्थिति, चांदी में जो गिरावट आई है वो थोड़ी मॉनेटरी है, थोड़ी इंडस्ट्रियल है। ये सिल्वर का जो क्रैश बीटा है वो हमेशा हायर होता है गोल्ड की तुलना में या दुनिया में किसी भी दूसरी एसेट्स की तुलना में, क्योंकि चांदी दोनों तरह से काम करती है, मॉनेटरी साइड से भी और इंडस्ट्रियल साइड से भी। चांदी की कीमत में खास बात जानना जरूरी, जो लोग चांदी के निवेशक उन्हें ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई चांदी की कीमतों के साथ बड़ा करीब से जुड़ा हुआ है और चांदी के इन्वेस्टर ग्लोबल पीएमआई को करीब से ट्रैक करते हैं। जब रेट्स बहुत हाई होते हैं, ग्रोथ की संभावनाएं, डिमांड की संभावनाएं सीमित होती चली जाती है। तो उस वजह से भी दुनिया में चूंकि पीएमआई गिर रहे हैं, डिमांड के चैलेंजेस हैं, तो चांदी की कीमतों में गिरावट दिखाई दे रही है और इससे सिल्वर ने गोल्ड को अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ फंडामेंटल्स में देखें तो गोल्ड और सिल्वर की सप्लाई और डिमांड की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उतना ही उत्पादन है जितना पहले था जब चांदी उस स्थिति में थी। डिमांड के सारे आकलन 2021 से लेकर 2026 के बीच में बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आकलन ये बता रहे हैं कि चांदी और सोने की कीमतों में ये ताजी जो गिरावट है ये दरअसल चांदी और सोने की फंडामेंटल डिमांड से ड्राइव नहीं होती, ज्यादा लेवरेज पोजीशन से, डॉलर की मजबूती से और अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी की संभावना से ड्राइव हो रही। जी, अब सर यहाँ से अगर हम बात करें डिमांड सप्लाई को लेकर के, किस तरह का आउटलुक आपको दिखाई दे रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेकर? देखिए, ये सवाल विशेषज्ञों को बार बार कहना चाहिए, जो बार बार ये कहते हैं कि चांदी और सोने में बड़ी गिरावट आएगी और गिरेगी। ये समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया के जितने भी टॉप इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अभी भी अपने जो आउटलुक हैं खासतौर से गोल्ड को लेकर वो काफी ऊपर रखे हुए हैं। मतलब जो आउटलुक है वो $5000 से $5600 के बने हुए। उसके पीछे फंडामेंटल्स क्या है? उसके पीछे फंडामेंटल्स शायद ये है कि एक तो अमेरिका ब्याज दरों में बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के विरोधी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए ब्याज दरों में बढ़त नहीं होगी। तो ये ताजा सेंटिमेंट बना है, ये टूटेगा और लोग सोने में वापस लौटेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण, जैसे भारत को देखिए, आज भारत के में आरबीआई के गवर्नर ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम जल्दी ब्याज दरें बढ़ाने वाले हैं, उसका बाजार को असर दिखाई दिया। दूसरी बात है कि डॉलर में मजबूती भी तात्कालिक है, तुरंत है, क्योंकि डॉलर के जो फंडामेंटल्स हैं, अमेरिका का जो कर्ज है वो डॉलर के दबाव का संकेत दे रहा है। तो मीडियम टर्म में डॉलर में गिरावट आती दिखाई देगी। और तीसरी बड़ी चीज है कि जितने भी सेंट्रल बैंक हैं दुनिया के वो लगातार खरीद रहे हैं। चीन ने फिर से बड़ी खरीद की है, भी हम आपको बताते भी रहे कि सारे बैंकों ने अपने सर्वे में कहा है कि वो गोल्ड की तेज खरीद शुरू करेंगे और ज्यादा करेंगे। तो जो गोल्ड का मॉनेटरी साइड का डिमांड पर्सपेक्टिव है वो बेहद मजबूत बना हुआ है। गिरावट लोगों को और ज्यादा खरीदने पर प्रवेश करेगी। आने वाले दिनों में ईटीएफ में आप निवेश बढ़ता देखेंगे क्योंकि गोल्ड में अपसाइड के ट्रेंड बने हुए। कोई ये नहीं कह रहा है कि गोल्ड किसी बड़े करेक्शन की तरफ
जा रहा है, ऐसे हमें संकेत मिल रहे हैं। चांदी के मामले में चूंकि मल्टीयर की इंडस्ट्रियल डिमांड की वेव हमने देखी, सिल्वर को लेकर, ईवी में, एआई डेटा सेंटर में, वहां कोई कमी नहीं दिख रही है। देखिए, हम आगे बात करेंगे, ईवी की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं चीन से, तो वहां भी ये परिस्थिति है। लेकिन हाँ, डिमांड और बाजार की कीमतों में एक बड़ा गैप होता है। अगर डिमांड एक्स होती है तो मार्केट उस पर 2x के दांव लगाए, और यही वो जो 2x के दांव होते हैं, वो जब नीचे आते हैं तो हमें वास्तविक स्थिति, वास्तविक लेवल दिखाई देता है। तो सोने और चांदी दोनों जो है वो धीमे धीमे वापस अपनी उस वास्तविक स्थिति पर आएंगे, तर्कसंगत लेवल पर आएंगे, जहां जिसका आकलन अभी भी हमें बाजार में मिल रहा है। जी, ये बात यहाँ पर, लेकिन सही विश्लेषण क्या होता है वो बोनस पॉइंट में आपको लगातार मिलता हुआ अलग अलग विषयों को लेकर के मिलता रहेगा। चांदी की जहाँ तक बात है, चांदी के बारे में, जब चांदी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही थी, तब उस समय पहली गिरावट पड़ी 2 फरवरी के आसपास, जो है 2 फरवरी को ही हम लोगों ने आपको बताया था कि चांदी का इतिहास ये कहता है, चांदी जहाँ से चलती है रफ्तार पकड़ के, वो वापस वहीं आती है। और ये चांदी का चार्ट क्या बता रहा है, ये आप 2 फरवरी का जो हमारा कार्यक्रम है इसको आप सुनेंगे, और जहाँ से चली थी चांदी उसी लेवल पर जो है आती हुई अब दिखाई दे रही है। और ये चार्ट के माध्यम से आप, ये 2 फरवरी का कार्यक्रम है, आप जाकर के इसे देख सकते हैं कि आखिर में क्या कुछ कहा गया था और कितनी सटीक ये प्रेडिक्शन यहाँ पर सही साबित होती हुई दिखाई दी है। तो आप इसको जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर चल रही बात में ईरान हॉर्मुज में टोल वसूली नहीं करने का भरोसा दिया गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ना तो टोल वसूलेगा और ना ही किसी तरह की इंश्योरेंस फीस या अन्य शुल्क देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हॉर्मुज में टोल वसूली को लेकर के चल रही बातें पूरी तरीके से अफवाहें हैं। सर, हॉर्मुज को लेकर के ईरान की अभी पोजीशन क्या दिखाई दे रही है और मार्च से अब तक क्या कुछ घटा है इसको लेकर के? ये कहना मुश्किल है कि जो भाषा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं उसका वही मतलब है जो ईरान निकाल रहा है। ईरान ने कहा टोल्स हम नहीं लगा रहे हैं, केवल सर्विस फी ले रहे हैं। अब आप इसका मतलब अंदाज लगाते रहिए। ईरान ऑफिशियली ये कह रहा है कि हम किसी तरीके का टोल नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नेविगेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इन्वायरमेंटल सर्विसेज के लिए ओमान के साथ मिलकर ईरान और ओमान एक सर्विस फी वसूलेंगे। ये टोल का नाम नहीं दिया गया है। और ये बात वहां के कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा और दुनिया के मीडिया से कहा कि वो अपने शब्दों के चयन में सतर्कता बरतें। हम ट्रांजिट टोल की बात नहीं कर रहे हैं और पैसेज ड्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें भी पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो टोल नहीं था, ईरान कह रहा है टोल नहीं लगाया जाएगा। अगर आप मार्च से देखें, युद्ध के बाद से जो पैरेलली जिस तैयारी को लगातार ईरान ने किया, जो हम आपको बराबर बताते रहे हैं बोनस पॉइंट में, कि ईरान ने, IRGC ने एक पूरा कॉरिडोर बनाया, जो गुजरने वाले जहाज हैं उनके लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने की व्यवस्था बनाई, क्लियरेंस के कोड क्रिएट किए, ईरान के एक्सपोर्ट को के जरिए उन्हें पास कराने की व्यवस्था दी गई। तो एक ऐसा डिफेक्टो मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया ईरान ने हॉर्मुज में, जहां आप टोल ना भी कहें अधिकृत रूप से, पर किसी न किसी तरीके की सर्विस फीस वसूली जा सकती है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण रास्ता है। दुनिया की 3-4 बड़े देशों की तेल और गैस उस रास्ते से निकलती है 25% ग्लोबल ऑयल, करीब 25% दुनिया की CNG उस रास्ते से, LNG उस रास्ते से आती है। कि कंपनियों को इस तरीके की सर्विस फीस देने में कोई हिचक नहीं होगी, ये बात ईरान को पता है। ये माना जा रहा है कि $2 मिलियन पर बैरल वेसल की जो ट्रांजिट फी है, जो सर्विस फी है, उसकी तैयारी हो रही है। और इस पर बहुत खुलकर तस्वीर ना तो ईरान, अमेरिका की तरफ से स्पष्ट रूप से कही जा रही है और ना अरब देशों की तरफ से यह कहा जा रहा है। और इसलिए जो सीज फायर की डील है, उस डील में हॉर्मुज पूरी तरह खुली है। हॉर्मुज में 2026 मार्च से पहले की स्थिति बहाल हो गई है, ऐसा कोई नहीं कहे। जी सर, अभी हॉर्मुज को लेकर के अब क्या फैसले होने की संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? बहुत अटकलें, बहुत आशंकाएं, बहुत उम्मीदें, सब कुछ लगी हुई हैं इसको लेकर के। देखिए, जो इंटरनेशनल लॉ की पोजीशन है उस हिसाब से जितने भी स्ट्रेट्स हैं, यानी जो जल संधियां हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं और जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उन वाटर्स में कोई भी चार्ज नहीं लगाया जा सकता, केवल पैसेज के लिहाज से, कि अगर कोई जहाज वहां से गुजरता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, कोई भी पेमेंट किसी न किसी सर्विस के बदले दिया जाएगा। ध्यान से देने की, समझने की कोशिश करें। कोई भी पेमेंट कोई देश ले सकता है अगर वो कोई सर्विसेज देता है, जैसे वो पायलटेज देता है,
कि किसी जहाज को किसी सकरे हिस्से से निकालने के लिए व्यवस्था दी जाती है पायलटेज की, तो उसकी फीस ले सकता है। कोई पोर्ट सर्विसेज अवेलेबल कराता है तो उसकी फीस ले सकता है। ईरान ने इसी महत्वपूर्ण हिस्से का ये जो गैप है, इसका फायदा उठाया है और ईरान ये कह रहा है कि जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे उनके लिए ऑब्लिगेटरी ये होगा कि वो इस तरीके की कोई सर्विस फी दें, क्योंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी ईरान लेगा। यहाँ ईरान अंतर्राष्ट्रीय जो फ्री वाटर्स हैं उनसे जुड़ी हुई जो संधि है उसका उल्लंघन भी नहीं कर रहा, पर उसका लाभ उठाकर किसी न किसी तरीके की फीस लगाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक इसे अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों के संदर्भ में दुनिया एक साथ बैठकर ये समझने की कोशिश नहीं करेगी कि क्या ये वही है जो रोका गया है या ये कोई नई व्यवस्था जिसकी इजाजत दी गई है, तब तक ये बात स्पष्ट नहीं होगी। तो शिपिंग इंडस्ट्री दो चीजें देख रही है, फीस तो देने को शायद शिपर्स तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनको अपना कारोबार करना है और ये फीस बाद में घूम घाम कर कंज्यूमर्स के पास ही पहुंचेगी। वो ये देख रहे हैं कि ये स्थिति सामान्य हो जाए, होर्मुज खुल जाए, वहां से माइंस की क्लियरेंस हो जाए और ईरान अगर उनके पैसेजेस की साफ सुरक्षित गारंटी ले ले तो शायद ग्लोबल शिपिंग कंपनियां ये फीस देने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि उनके कारोबार का नुकसान हो रहा है। और ईरान की यही कोशिश है कि इसे स्टैंडर्ड बना दिया जाए और फिर यहां से जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर दुनिया में तो 7-8 बड़े ऐसे स्टेट्स हैं ही, जल संधियां हैं ही, जहां पर ये इस तरीके की फीस की व्यवस्था पर टर्की बॉस्फोरस में कर सकता है, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलक्का में कर सकते हैं। तो ये फिर चीजें वहां तक पहुंचने की तैयारी होगी, जगह जगह से इस तरीके के सुर आपको सुनाई भी दे रहे हैं। इस बीच मई के दौरान अमेरिका और ईरान के युद्ध की वजह से दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है और इसका सीधा फायदा चीन को पहुंचा है। मई के दौरान चीन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक्सपोर्ट 50% बढ़ा है। चीन ने दुनिया भर को 92 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा मंथली एक्सपोर्ट है। सर, ये चीन के ईवी एक्सपोर्ट के आंकड़े क्या तस्वीर बयां कर रहे हैं? बेहद सनसनीखेज आंकड़े। और देखिए, चारों तरफ दुनिया में जब सारी चीजें, जंग चल रही थी, युद्ध चल रही थी, कहा जा रहा था, चीन ने इस पूरे हिस्से में अपने ईवी एक्सपोर्ट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया और दुनिया की जो बड़ी ईवी कंपनियां हैं, यूरोप की और अमेरिका की, उनके लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी। 2023 में चीन का जो ईवी एक्सपोर्ट था वो 1.6 मिलियन यूनिट था, जो 2026 में सालाना आधार पर सबसे तेज रफ्तार से बढ़ा है और वैल्यू टर्म्स में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। एशिया सबसे बड़ा बायर है करंटली इस समय। चाइनीज ईवीज का लगभग 1,10,000 ईवी यूनिट्स अप्रैल में अकेले एशिया को बेचे गए। यूरोप दूसरा बड़ा बाजार है, 84,000 यूनिट गए। लैटिन अमेरिका में 52,000 यूनिट गए। अमेरिका में भी छोटी सेल्स है क्योंकि ट्रम्प ने तमाम तरीके की सख्ती लगा रखी है। ब्राजील, साउथ कोरिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इन बाजारों में, मैक्सिको, अमीरात, इंडोनेशिया, इन बाजारों में पूरी तरह चीन के ईवी अपना दबदबा बना चुके हैं। जी, आखिरी सवाल सर, इस खबर को लेकर के ग्लोबल ऑटो मार्केट के लिए अब आगे का आउटलुक क्या नजर आ रहा है? क्या फोकस अब सबका ईवी पर ही रहेगा? देखिए, चीन के पास एक तो सस्ते उत्पादन की क्षमता है ईवी को लेकर, बैटरी की और बाकी क्षमताओं में, बल्कि चीन में तो ओवर प्रोडक्शन था, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तमाम ईवी कंपनियों को बंद करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने पुरानी कारों के मार्केट में नए ईवी बेचना शुरू कर दिए थे। चीन ने वो सारा प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में मोड़ दिया है। यूबीएस का मैं एस्टिमेट पढ़ रहा था कि चाइना के पैसेंजर कार एक्सपोर्ट्स 2026 में 40% तक बढ़ सकते हैं, जबकि बाजार दुनिया में मंदी की संभावना दिखाई दे रही। और इसमें ईवी एक्सपोर्ट करीब करीब 80% तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी और दूसरी कंपनी या कार उद्योग इस परिस्थिति में नहीं है कि वो इतने बड़े स्केल पर इतनी अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी दुनिया में बेच सके। और दूसरी चीज है कि क्रूड की कीमतें बढ़ने के कारण, एनर्जी ट्रांसमिशन होने के कारण, और दुनिया में तमाम देश जो अपने यहाँ रिन्यूएबल्स को मुख्य धारा में ला रहे हैं, वहाँ ईवी सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो चीन आने वाले दिनों में जो इमर्जिंग मार्केट है और प्लस जो यूरोप के बाजार हैं, वहां उन कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। और क्योंकि एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ चुके हैं, बाजार का एक बड़ा हिस्सा चीन के पास जा चुका है, तो चीन के पास अब वहां बढ़त होती दिखाई देगी। तो अब अगले कुछ महीनों में आपको ईवी बाजार में चीन के खिलाफ सख्ती होती दिखाई देगी। यूरोप ने तो पहले ही तमाम सख्ती की है, बहुत सारे शर्तें लगाई हैं, इसके बाद भी यूरोप में स्ट्रेटेजिकली चीन के ईवी बढ़ रहे हैं। तो चीन का ये निर्यात का आंकड़ा दुनिया की तमाम ऑटो कंपनियों को डराएगा, उन्हें चौंकाएगा, और फिर उसके बाद चीन की ईवी रोकने के लिए इन बाजारों में तरह तरह से लॉबिंग शुरू होगी, लामबंदी शुरू होगी, जिस पर आप निगाह रखिए।
चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में सर अब लंबा वीकेंड होने जा रहा है, कल बाजार बंद रहेगा, कल हम बोनस पॉइंट लेके नहीं आएंगे, लेकिन इस बार का अर्थम को लेकर के सर बड़ी चर्चाएं हैं और लगातार अर्थम को काफ़ी ज़्यादा प्यार लोगों का मिल रहा है। विषय सर बताना चाहेंगे क्या दर्शकों को हमारे? इस बार का अर्थम आप जरूर देखिए होर्मुज लगभग 90 दिनों के बाद अब खुलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। जब ये जंग शुरू हुई थी तब इस बात पर चर्चा थी कि पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। बड़ा असर पड़ा। दुनिया ढही नहीं, लड़खड़ाई, गिरी नहीं। अगर आपको लगता है कि कच्चे तेल की कीमतें वापस $120 से फिर $70 पर लौट आई, सब चीजें नॉर्मल हो गई और मुझसे कुछ नहीं बदला, तो शायद आप वो इबारत नहीं पढ़ पा रहे हैं जो सुर्खियों के पीछे छिपी हुई है। होर्मुज की इस बंदी ने दुनिया को पूरी तरह से बदला है और यह बदलाव आपको अगले कुछ वर्षों में दिखाई देगा अपने निवेश पर, अपनी खपत पर, अपनी नौकरियों पर, अपनी रोजगार पर। एक बिल्कुल नए तरीके की व्यवस्था होर्मुज के समानांतर पिछले 90 महीनों में दुनिया के अलग अलग बंद कमरा बैठकों में, देशों के बीच नई अनुबंधों में बनती दिखाई दी है। इस बार हम आपको खोलकर बताएंगे कि होर्मुज ने क्या बदल दिया है और आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में जब इस तरीके के महत्वपूर्ण रास्ते बंद होते हैं तो इतिहास में फिर शहर, अर्थव्यवस्थाएं खत्म होती हैं और वैसी ही परिस्थिति होर्मुज के आसपास बनती दिख रही है। जरूर देखिए इस बार का अर्थम, आपको विस्तार से पता चलेगा कहां क्या बदला गया, ताकि आप भविष्य के हिसाब से अपने निवेश के लिए, अपने रोजगार के लिए बेहतर फैसले ले सकें। चलिए अंशुमान सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन तमाम खबरों का, महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का विश्लेषण करने के लिए, और सबकी निगाहें हैं सर, लंबा वीकेंड है, देखिए क्या कुछ अपडेट्स निकल के आती है। खासतौर से शेयर बाजार के लोग आजकल काफ़ी छुट्टियों के दिन अलर्ट रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज के कार्यक्रम को तो यहीं समेट रहे हैं, लेकिन इस लंबे वीकेंड पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आराम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल दोपहर 1 बजे हम अपना कार्यक्रम 1.25 लाख टके का लेकर के ही आएंगे। सैटरडे को अभी अर्थम के बारे में, रविवार के बारे में बता दिया सर ने, शनिवार को छोटे शेयर ऊंची छलांग हम लेकर के ही आएंगे। तो इन 3 दिनों में अगले हफ्ते की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के कई सारे कार्यक्रम जो है हम लेकर के आने वाले हैं। लगातार बोनस के साथ बने रहिए और बाकी कल दोपहर 1 बजे मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट, नमस्कार। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF, दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान। अरे बाप रे, कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.